हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सीरीज की जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। इससे पूर्व मैं आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर दे रखा हूं। इस सीरीज में आप देख ही रहे हैं कि हम आपको पंचायती राज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ रहे हैं और मैं उसका व्याख्या भी दे रहा हूं ताकि उस एक प्रश्न से संबंधित आपके आगामी कई प्रश्न बन सकें। और यह सीरीज मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आप एडो एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो वहां पर काफी लाभप्रद हो सकता है। पीएससी के द्वारा हो सकता है एडीआई का पोस्ट निकाला जाए, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, उसमें भी ग्राम पंचायत को लेकर के बात कही गई है या फिर राज व्यवस्था। तो ऐसे आगामी जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा यह सीरीज। तो मैं आपका क्रांति सर स्वराज आई केस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरुआत करता हूं आज की हमारी कक्षा, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपको यहां डील किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है। बात करें प्रथम प्रश्न की तो देखिए प्रश्न यह है कि राज्य के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा पंचायत, जिसे हम अनुसूचित क्षेत्रों से विस्तार अधिनियम 1996 कहते हैं, जिसे इन शॉर्ट आप इंग्लिश में पेसा 1996 कहते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय मतलब कि एनफोर्स्ड नहीं है, मतलब कि वहां पर लागू नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अब कहां पर लागू नहीं होगा भाई, आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर पेसा एक्ट 1996 की अगर बात करूं तो इससे संबंधित हमारे पास 10 राज्य मिलते हैं जो कि अधिसूचित हैं। और वो जो 10 राज्य है वो है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड का उड़ीसा, फिर आपको पास तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और एक हिमाचल प्रदेश। अब इन 10 राज्यों को छोड़ करके अगर कोई और अन्य राज्य आपके पास आ जाता है तो आप कहोगे कि वहां पर परिवर्तनीय नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया। अब इस पर आधारित हम हमारे प्रश्नों को देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया। हमने देखा कि हमारे पास प्रथम में बोला राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पर तो लागू है ही, उन 10 राज्यों में आता है, लेकिन हमें बोला प्रवर्तनीय नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे। सेकंड बोला आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तो देखिए ये भी आता है इसके अंतर्गत, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। डी बोला हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये भी उन 10 राज्यों के अंतर्गत आता है। तो सी जो आप देखोगे असम, मेघालय और तमिलनाडु, ये इन 10 राज्यों के अंतर्गत नहीं आता। इस वजह से आपका आंसर जो आएगा वो है असम, मेघालय और तमिलनाडु, जहां पर पेसा 1996 जो है वह प्रवर्तनीय नहीं है। दिस इज द आंसर माय डियर। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए प्रश्न कह रहा है पंचायत मतलब उसी पेशा अधिनियम की अभी बात चल रही है 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है। ग्राम सभा की बात चल रही है और आपको मालूम है ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत में सबसे न्यूनतम इकाई के तौर पर आपको दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं कि अब इससे संबंधित हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये अंडरलाइन कर लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब कभी ऐसी बात आए तो आप अंडरलाइन कर लिया करो। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और उसके आधार पर हम यहाँ पर उत्तर देंगे। पहला कह रहा है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि पेशा कानून के अंतर्गत यह बात कही गई है। अगर मैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की अगर मैं बात कर लूं, और हमारे यहाँ भी आप जानते हो कि पेशा कानून 1996 जो है वो लागू है। क्यों? क्योंकि 1995 मतलब इससे पूर्व ही आपके पास भूरिया समिति आई थी जिसके रिकमेंडेशन पे पेशा कानून या अधिनियम आपको दिखाई देता है। उसके आधार पर यह कहा गया कि जो ग्राम सभा है वो अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण से संबंधित उसके पास अधिकार है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही होता है। सेकंड कह रहे हैं ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। लघु वनोपज की अगर मैं बात कर दूं तो ये वनोपज है जैसे कि हमारे जो ग्रामवासी है, जो वन के इर्द गिर्द रहते हैं या वनों में रहते हैं, जिसे आप वनवासी भी कह सकते हैं, जनजातीय लोग कह सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है कि वन से प्राप्त होने वाले लघु वनोपज, लघु वनोपज अर्थात यहाँ पे जैसे शहद ले लीजिए आप इत्यादि, ये जो छोटे वनोपज है, वन से मिलने वाला जो उत्पाद है, उनमें उनका स्वामित्व होता है। तो सेकंड
स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने की ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। यहाँ देखो, ग्राम सभा की अनुशंसा मतलब कि वहां से आपको परमिशन लेना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, किसी भी खनिज, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दे दिया है किसी भी खनिज, तो भाई किसी भी खनिज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है खनिज हमारे पास दो प्रकार से पाए जाएंगे। एक खनिज मिलेगा प्रमुख खनिज। अब प्रमुख खनिज की अगर मैं बात कर दूं तो उसके अंतर्गत आपके पास आ जाता है जैसे कि कोयला, या फिर आप ले सकते हो पेट्रोलियम, या आप ले सकते हो लौह अयस्क इत्यादि। अब ये जो लौह अयस्क हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये ऐसे हैं जो प्रमुख खनिज है। अब प्रमुख खनिज से संबंधित ग्राम सभा के पास अधिकार नहीं हो। और यहाँ पे कह दिया किसी भी खनिज, तो ग्राम सभा के पास कौन से खनिज को लेकर के होता है? सिर्फ गौण खनिज को लेकर के होता है। किस खनिज की मैं बात कर रहा हूँ? गौण, जो कि प्रमुख नहीं है। या फिर आप उसे कह सकते हो लघु खनिज। अब लघु खनिज में क्या आ सकता है? लघु खनिज की बात किया जाए तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बात कर सकते हो जैसे चूना पत्थर, या फिर आप यहाँ पे बात कर सकते हो जैसे कि बलुआ पत्थर, या फिर आप यहाँ पे बात कर सकते हो संगमरमर इत्यादि को लेकर के। इसी से ही संबंधित अधिकार ग्राम सभा के पास प्राप्त है। तो यहाँ पे तो किसी भी खनिज की बात कर दिया, तो कायदे से ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो हमें तो बोला था कि आपको वो स्टेटमेंट चुनना है जो कि सही है। तो एक और दो विकल्प वाला हमारा आना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास क्या एक और दो विकल्प को लेकर के एक और दो वाला स्टेटमेंट वाला कोई ऑप्शन है क्या। तो देखिए आपके पास बी फॉर बॉल, केवल एक और दो, ये स्टेटमेंट आ गया हमारा ऑप्शन। तो केवल एक और दो विल बी योर राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फिर भी एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रमुख खनिज की बात किया, इसमें देखिए इसमें हमने गौण खनिज की बात किया जो कि मुख्य खनिज नहीं होता। तो आप यहाँ पर ये याद रखोगे कि जो पेशा कानून है 1996 का, पहली बात तो ये याद रख लीजिए कि भूरिया समिति 1995 से पूर्व आई थी जिसके रिकमेंडेशंस पे ये बना था। दूसरा, आप जो प्रमुख खनिज है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैंने तो बता ही दिया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपके पास आयरन ओर या लौह अयस्क हो गया। वैसे ही कुछ गौण खनिज भी आप नाम याद रख लीजिए। तो ऐसे जब प्रश्न आपके पास भविष्य में अगर पूछेगा तो आपको आसानी होगी ऐसे कई प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए अब हम फिलहाल आगे के हमारे प्रश्नों को देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। क्या सही है कह रहा है, लेकिन किसके आधार पर? जिला पंचायत। और आपको पता ही है पंचायत जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है। आपके पास एक ग्राम स्तर पर होता है जिसे आप ग्राम पंचायत कहते हो, फिर अखंड स्तर पर होता है ब्लॉक के तौर पर पंचायत वहां पे दिखाई देता है, और एक जिला स्तर पर दिखाई देता है। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास चार स्टेटमेंट दिए गए, इन चार में से कौन सा सही है वो हमें चुनना है। पहला बोल रहा है कि लघु जलाशयों की योजना बनाना। अब देखिए जिला स्तर पर जो पंचायत है उनके पास ये अधिकार होते हैं कि वो लघु स्तर पर जलाशयों को बना सकता है। तो भाई ए भी हमारा सही हो गया। फिर कह रहे हैं समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। तो समस्त सामाजिक सेक्टरों पर भी नियंत्रण रखता ही है, क्योंकि आपके पास जो पंचायत अधिनियम जो खुल करके हमारे पास सामने आता है, चाहे मैं पेशा की अगर बात करूं वो तो अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार उसका किया गया, या फिर अगर हम पंचायती राज अधिनियम 1900 पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ का आपको 1993 का दिखाई देगा। और अगर संविधान संविधान संशोधन की मैं बात कर दूं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 93 में लागू हुआ, जो उसको संवैधानिक दर्जा देता है। तो उसमें बात कही गई है कि हम ग्राम पंचायतों को यहाँ पर सुदृढ़ करना चाहते हैं, एक स्वशासन के तौर पर इकाई देना चाहते हैं ताकि वो आर्थिक तौर पर स्वयं का विकास कर सके और उनका सामाजिक न्याय उन्हें प्राप्त हो सके, जिनके लिए अलग अलग उनके पास 29 विषय दिए गए जो 11वीं अनुसूची में लिखा गया है। और अनुच्छेद अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 9 में आपको वहां प्राप्त हो जाता है। तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामाजिक सेक्टरों पर भी उनका नियंत्रण होता है। तो दूसरा भी आपका सही है। तृतीय बुरा जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, तो ये भी उसका सही है क्योंकि आपको सामाजिक न्याय देना, आपको आर्थिक विकास करना है। तो तृतीय भी सही है। अब इस हिसाब से अगर हम फोर्थ वाला देखें तो हमारा ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि चौथा बोल रहा है उपर्युक्त सभी। दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी उपर्युक्त सभी। आपका जो विकल्प आएगा वो आप उपर्युक्त सभी वाले आंसर को सिलेक्ट करोगे। अब देखिए माय डियर, मैं फिर से कह रहा हूं
आपको इससे संबंधित क्या याद रखना है, आपको इससे संबंधित जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपने राज्य की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अपना पंचायती राज अधिनियम है जो हमने 1993 में लाया था, आप उसके अंतर्गत आने वाली धारा को भी पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे कई जो प्रश्न होते हैं वो हमारे आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। अब ग्राम सभा को यहाँ पे परिभाषित करना होगा आपको और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कह रहा है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, द्वितीय कह रहा है जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, तृतीय कह रहा है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, और चतुर्थ कह रहा है पंचायतों के सदस्य। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट जो इसको परिभाषित कर सकता है वह है विकल्प सी, जिसमें ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों की बात करें तो ये बात सही है, क्योंकि ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई होती है जहां पर ग्राम के या फिर गांव के आपको 18 वर्ष से अधिक लोग दिखाई देंगे जो कि एक मतदाता के तौर पर निर्वाचन सूची में वो पंजीकृत होते हैं। तो ये आपके पास जो विकल्प सी है दैट विल बी योर आंसर। अब अगर बात करें कि सर इससे संबंधित और क्या हमें जानकारी होना चाहिए, तो अगर मैं कुछ और अन्य तथ्यों की बात करूं तो आपके पास 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 93 में लागू किया गया, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान भाग 9 में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपके पास एक अनुच्छेद दिखाई देगा, अनुच्छेद 243 बी, और उस अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत आप जाओगे तो पंचायत संबंधित संविधान की वहां पर बात कही गई है, जिसके अंतर्गत आपको यह ग्राम सभा से रिलेटेड बात पता चल जाएगी कि निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग उसमें होते हैं। तो याद रखना अनुच्छेद 243 बी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, 243 बी इसके अंतर्गत जो कि हमारा 73वां संविधान संशोधन में लिया गया था उसके अंतर्गत हम ये बात कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट ये लीजिए, प्रश्न कह रहा है क्या सही है, क्या सही है। अब आपके पास 5 स्टेटमेंट दिए गए, इस 5 स्टेटमेंट में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकता है, ये कह रहा है। ठीक, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही भाई। क्यों है, मैं इससे संबंधित अन्य बाद में तथ्य और देता चलूंगा। सेकंड बोल रहा है ग्राम सभा की जो बैठक है वो प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर ग्राम सभा है तो ग्राम सभा की जो बैठकें हैं प्रत्येक ग्राम में होना चाहिए। तृतीय कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। अब देखिए ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये जो स्टेटमेंट है कि ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगी, तो भाई ये रॉन्ग है, क्योंकि ग्राम सभा की बैठक जो है आप प्रत्येक ग्राम में इसे करवा दे रहे हैं। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट आएगा चतुर्थ वाला सॉरी थर्ड वाला वो फिलहाल रॉन्ग होगा। फिर कह रहे हैं ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। अब देखो ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, तो भाई ये जो स्टेटमेंट है आपका कि ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ग्राम पंचायत की बैठक की अगर बात किया जाए तो वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ठीक, तो आपका स्टेटमेंट पांचवा सही हो गया। अब इससे संबंधित अगर मैं कुछ और अन्य तथ्य आपको बताना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा आप, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, तो उसका आपके पास एक कंडीशन ये दिखाई देता है कि ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम होने की स्थिति पर क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। कब, जब उस ग्राम पंचायत में एकाधिक, एक से अधिक ग्राम होने की स्थिति हमें दिखाई देती है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हमारे पास सही आ रहा है, तो सही आ रहा है फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। देख लीजिए माय डियर, कौन कौन सा हमारे पास सही आया, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ से संबंधित हमारे पास कौन सा विकल्प है देख लेते। भाई ए तो हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा, बी भी दिखाई नहीं दे रहा और सी भी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए देखते हैं क्या डी फॉर डॉग हमारा सही आता है क्या। तो देखिए डी फॉर डॉग बिल्कुल सही है, 1, 2 और 5। इज दिस क्लियर। तो आप किस विकल्प के साथ जाओगे, 1, 2 और
5 विकल्प के साथ जाओगे। अब मैं इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य आपको देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए हमारे पास अगर मैं हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 हमें दिखाई देता है। अब ये जो पंचायती राज छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 है, इसके अंतर्गत अगर मैं धारा 10 उपखंड 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें यह बताया गया है कि ग्राम जो होगा के रूप में निर्दिष्ट करने की, मतलब कि जो प्रत्येक ग्राम है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगा, इसकी बात कही गई है। इसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 10 के उपखंड 1 में कही गई है कि प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगा। और इसलिए तो आपके पास ये जो दिया गया है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, तो प्रत्येक ग्राम में आपके पास एक ग्राम पंचायत होना तो तय है, क्योंकि आपके पास छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 10(1) के उपखंड में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है, उसे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ग्रामों की बात की है जो ग्राम के रूप में निर्दिष्ट है। अब ग्राम के रूप में निर्दिष्ट होगा तो उसके लिए धारा 3 कही गई है कि जो राज्यपाल है वो धारा 3 के तहत राज्यपाल किसी एक ग्राम को या ग्रामों के समूह को ग्राम निर्दिष्ट कर सकता है। और राज्यपाल जिन ग्राम को या ग्रामों के समूह को ग्राम निर्दिष्ट करेगा, उस निर्दिष्ट ग्राम में जो ग्राम सभा है, उसी से संबंधित यह बात कही जाती है धारा 10 के उपखंड 1 में कि प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होगी। क्लियर है? तो आपके पास पंचायत छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का मैंने धारा 10 का उपखंड 1 भी बताया कि प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होगी। दूसरा, वो ग्राम कौन सा होगा उसको निर्दिष्ट करने का अधिकार जो है राज्यपाल के पास है, जो कि धारा 3 में कहा गया है। ऐसे ही जब हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के उपखंड 1(a) में जाते हैं तो आपको यह जानकारी प्राप्त होगी वहां पे कि ग्राम पंचायत की बैठक संबंधित, वहां लिखा गया है कि ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये कहा गया है जब आपके पास ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो, तब ग्राम सभा ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो कहाँ होगी? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। अन्यथा अगर आप सिर्फ ग्राम सभा के बैठक की अगर बात करोगे तो ग्राम सभा की जो बैठक है वो ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में होगी। इसमें लिखा गया है, यह लिखा गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 6 के उपखंड 1 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो था इससे संबंधित मैंने आपको अभी एक डेटा दे दिया। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए प्रश्न, ग्राम सभा के विषय में क्या सही है। अब हमारे पास 1 से लेकर के 7 स्टेटमेंट दिए गए, हर एक स्टेटमेंट को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उससे आधारित हम विकल्पों को देखेंगे। चलिए, पहला कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गण पूर्ति आवश्यक है। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब वहां पे ग्राम सभा की बैठक होगी, अब ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट ग्राम में होगी, ये तो हमने देख लिया पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 6 के उपखंड 1 के तहत। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दी गई कि ग्राम सभा की अगर आप बैठक बैठाना चाहते हो तो वहां पे जितने भी निर्वाचित लोग होंगे, कुल निर्वाचित लोग, उसमें जो उपस्थित होंगे उसमें कम से कम 1/10 लोग होना अति आवश्यक है। कम से कम 1/10 लोग उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर के वो गणपूर्ति पूरी करेगा। गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां होने चाहिए, निर्वाचक, मतलब कुल निर्वाचक सदस्यों में से कम 1/10 होना आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमारे पास ये चीज दिख गई, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये अगर आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 तो उसके अंतर्गत आपको जानकारी मिल जाएगी। द्वितीय क्या कह रहा है? देखो, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कह रहा है
गण पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, ये बात बिल्कुल सही है कि गण पूर्ति मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट उस ग्राम सभा की बैठक में होना आवश्यक है। अगर और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? सरपंच और पंच। यदि मान लीजिए ऐसा कंडीशन आता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि ऐसा कंडीशन आता है कि ग्राम सभा की बैठक बैठाई जा रही है और लगभग वहां पर 5 बैठक हमने बैठाया और पांचों बैठक में ध्यान दीजिएगा लगभग हमने 5 बैठक बैठाया और यदि उन 5 बैठकों में गण पूर्ति नहीं होती है, गण पूर्ति नहीं हो पा रही है जो मिनिमम 1/10 होना चाहिए, जिसके लिए उत्तरदायी पंच और सरपंच होते हैं, तो फिर उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि गण पूर्ति के न होने पर 1/10 तो पंच और सरपंच जो उत्तरदायी तो है, और अगर वो पूरा ना कर पाए लगभग 5 बैठकों में तो उनको उनके पद से हटा भी दिया जाता है। ये भी आप याद रखोगे। तो 3 स्टेटमेंट सही हो गया। चौथा बोल रहा है गण पूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती, बिल्कुल सही है क्योंकि गण पूर्ति होना तो आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है स्थगित सम्मेलन में भी गण पूर्ति आवश्यक है। भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने स्थगित तो इसलिए किया ना क्योंकि 1/10 तो मिला ही नहीं हमें। 1/10 जो गण पूर्ति वो तो मिले ही नहीं, इस वजह से हमने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। अब वो क्या कह रहे? स्थगित सम्मेलन में भी गण पूर्ति आवश्यक है, नहीं है इसलिए स्थगित किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका 5वां यहां पर रॉन्ग दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास कह रहा है कि स्थगित सम्मेलन में गण पूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई। अगर आपने सम्मेलन को स्थगित कर दिया है जिसमें गण पूर्ति नहीं है तो आप बजट पास ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत देखा जाएगा तो सामाजिक न्याय देना है, आर्थिक विकास करना है, जहां पे ग्राम सभा के जो लोग हैं वो स्वयं उनको इतना स्वामित्व दिया जाता है कि वो अपने से संबंधित जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनका क्रियान्वयन वो करवा सकते हैं एक परफेक्ट नंबर ऑफ गण पूर्ति के होने पर। सदस्यता वहां पर रहती उनकी और उपस्थिति भी होनी चाहिए निर्वाचक के तौर पर। तो आपके पास भाई बजट पारित नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। फिर बोल रहे स्थगित सम्मेलन में गण पूर्ति न होने पर लेखा संपरीक्षा भी पारित हो जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। लेखा संपरीक्षा मतलब कि यहाँ पे ऑडिट की बात कर रहा है, ऑडिट, तो ऑडिट भी नहीं हो सकता भाई। तो देखो आपके पास 5वां 6वां 7वां रॉन्ग है, आपके पास 1 2 3 4 सही है। अब उसने क्या बोला? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है मतलब कि 5वां 6वां और 7वां से संबंधित जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग है। तो अब हम विकल्पों को देख लेते हैं कि हमारा विकल्प क्या आएगा। यहाँ देखिए, अच्छा 5वां 6वां 7वां, एक 8वां भी दिया गया। देखो 8वां क्या बुरा है? यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पद से हटा दिया जाता है, सरपंच ही नहीं पंच भी। तो आपका ये स्टेटमेंट तो सही है, अभी तो मैंने आपको समझाया था। तो आंसर आ जाएगा 5वां 6वां 7वां। तो देखिए 5वां 6वां 7वां विकल्प डी में आपके पास दिया गया है। तो योर आंसर विल बी व्हाट? विकल्प डी, या फिर ऑप्शन डी के साथ आप जाओगे तो आपका करेक्ट हो जाता है ये चीज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा माय डियर, इस प्रकार की जो गणपूर्ति को लेकर के अगर आपको जानकारी चाहिए कि महिलाओं का कितना होना चाहिए, जैसे हमने 1/3 देखा, या फिर हमने देखा 1/10 गणपूर्ति होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को एक बार अध्ययन कर लीजिएगा और आपको इसका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। चलो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता किसकी? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता की बात होती तो याद रखिएगा, अध्यक्षता करने के लिए सरपंच नहीं, रॉन्ग, उप सरपंच रॉन्ग, थर्ड सरपंच या उप सरपंच रॉन्ग, चतुर्थ अगर आप देखोगे तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? उसका कारण है बेटा, अगर आप इसकी बात किया जाए अनुसूचित क्षेत्रों की, तो याद रखना अनुसूचित क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास पेशा कानून लागू होगा 1996। और पेशा कानून 1996 जो लागू होता है उसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि वहां पर जो उपस्थित अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य होंगे, जितने भी लोग भी होंगे,
वो लोग क्या करेंगे, सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और वो अध्यक्ष आने वाले पूरे 1 वर्ष के लिए अध्यक्षता करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो उस समय उपस्थित नहीं है या फिर ऐसा कंडीशन आ गया कि वहां पर जो उपस्थित अनुसूचित जनजाति लोग हैं उन्होंने अपने में एक सर्वसम्मति से किसी एक को अध्यक्ष नहीं चुन पाए, तब उस स्थिति में वहां पर अगर जो उपस्थित एक बुजुर्ग महिला होगी, सबसे बुजुर्ग महिला इसी अनुसूचित जनजाति की, वह अध्यक्षता करेगी। यह पेशा कानून के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने इससे संबंधित आपको बताया, जो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल बढ़े हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए अगला प्रश्न कह रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, वो क्या बात कहता है। तो 4 विकल्प आपके सामने यहाँ देखिए। पहला कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन करना। द्वितीय कह रहा है मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायता तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन करना। सी कह रहा है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। और डी कह रहा है जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी। तो देखो भैया, बात क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात है, तो आपको पता ही है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो ग्राम स्तर के लोगों को स्वशासन की इकाई के तौर पर उनका विकास करे। उसका मुख्य उद्देश्य यही था, जिसके आधार पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आपको 2 अक्टूबर 1959 में ही दिखाई दे देती है। कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन के बाद। लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया है। इसलिए जो इसका विकल्प सी है वो सही होगा, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। दिस इज करेक्ट आंसर माय डियर। ओके, चलो बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर, क्या कहते हैं यहां देखते हैं। नेक्स्ट ये लीजिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड तृणमूल आ गया है तो बहुत से विद्यार्थियां कंफ्यूज हो जाते हैं कि तृणमूल, तो अभी तक हमने पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस सुना था जो कि हमारी ममता बनर्जी वाले वेस्ट बंगाल में दिखाई देता है, तो ये तृणमूल है क्या। अगर हम यहाँ पे तृणमूल की अगर बात करें माय डियर, तो ध्यान दीजिएगा, तृणमूल का मतलब होता है ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र लाना। ग्रास रूट लेवल मतलब कि हिंदी में अगर मैं कहूं तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने की बात करता है। और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र आप कैसे लाओगे, क्योंकि लोकतंत्र का एक अभिप्राय तो यह है कि वहां पर शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, सत्ता और शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, तभी तो वहां पे एक लोकतंत्र आएगा। और सत्ता और शक्ति का बंटवारा के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया 1959 में, जो सर्वप्रथम लाया गया पूरे संपूर्ण देश में, जिसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। वो थी पंचायती राज, जिसको संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 की है। क्योंकि पंचायती राज के ही तहत आपने त्रिस्तरीय वहां पर देखा कंडीशन बेटा, एक तो ग्राम स्तर पर आएगा, फिर आपके ब्लॉक स्तर पर आएगा, एक जिला स्तर पर। तो आपने क्या किया कि केंद्र तो आपके पास सरकार है ही, राज्य सरकार तो है ही, अब आपने त्रिस्तरीय और नीचे बॉटम पे लोगों को शक्ति और सत्ता का वहां पर विकेंद्रीकरण किया। इसी के आधार पर आप कहोगे कि वहां पर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाया जा रहा है। इसलिए तृणमूल लोकतंत्र का अभिप्राय क्या हुआ। अब आप 4 विकल्पों में से चुनिए, बहुत आसान हो जाएगा इसे हल करना। लोकपाल नहीं, दूसरा अंतरराज्यीय परिषद नहीं, डी क्षेत्रीय राजनीति नहीं, क्या आएगा, पंचायती राज पद्धति को लाना। दिस इज योर आंसर माय, जो आपको याद रखना। ठीक है, देखिए और अगर कुछ तथ्यों की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में जो राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज का कॉन्सेप्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वहां पर शुरुआत की गई, उससे पूर्व आपके पास बलवंत राय मेहता की समिति थी 1957 में, जिनकी रिपोर्ट को स्वीकारा गया था 1958 में। क्यों? क्योंकि उससे पूर्व 1952 में आपके पास दिखाई देता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम,
और 1953 में आपके पास दिखाई देता है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा था। इस वजह से बलवंत राय मेहता समिति लाई गई थी, और बलवंत राय मेहता समिति जो लाई गई थी, उन्होंने फिर अपना रिकमेंडेशन दिया जिसे 58 में माना गया कि त्रिस्तरीय यहाँ पर होना चाहिए, जन भागीदारी आप बढ़ाइए, तब जाकर के ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम का विस्तार और विकास बेहतर होगा। इसलिए ये सब आपको पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देता है। ठीक, चलो बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर माय डियर, क्या कहता है, क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है। अब 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोल रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर चुनेंगे उससे पहले हम चारों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। चारों स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, तो अभी तो मैंने आपको बताया स्थानीय स्तर पर स्वशासन की बात कही जाती है, तभी आप ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत लाते हो, फिर खंड स्तर पर लाते हो, फिर आप जिला पंचायत लाते हो। फिर बोल रहा है जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन। त्रिस्तरीय अभिशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है भाई, त्रिस्तरीय ग्राम, खंड और जिला, ये भी सही है। फिर आपके पास फिर तृतीय कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। हाँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ, सत्ता का और तो और शक्ति का यहाँ पर बंटवारा होना चाहिए। और आपको मालूम है यहाँ पे तो स्थानीय स्वशासन इकाई के तौर पर नहीं लाया गया है, जो अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्वयं यहाँ पे फैसला ले रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, जो कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए 29 विषयों के आधार पर। और आपके पास संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के जो दिए गए हैं। तो भाई तीसरा भी सही हो गया। चौथा आपके पास कह रहा है कि पद सोपानिक संरचना। भाई ये पद सोपानिक संरचना नहीं है, जिसे इंग्लिश में हायरार्की ऑर्डर कहते हैं। अब हायरार्की ऑर्डर यहाँ मेंटेन नहीं है। हायरार्की ऑर्डर मेंटेन रहता है तो ऊपर वाले को नीचे वाले की बात सुनना जरूरी होता है। जबकि आप जानते हो जो निचले स्तर पर भी अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं तो उन्हें भी स्वायत्त इकाई के तौर पर स्वशासन करने की पूर्ण शक्ति दी गई है, जो अपने से संबंधित विषयों पर स्वयं फैसला ले सकते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है बेटा वो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही दिखाई देता है। ठीक, तो अब आप कौन सा विकल्प लोगे जहां पे 1, 2 और 3 होगा। चलो हम देख लेते हैं 1, 2 और 3 हमारे पास कौन से विकल्प के अंतर्गत आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सी फॉर कैट 1, 2 और 3 आपको मिल गया। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, क्या सुनिश्चित करना है पंचायती राज का मूल उद्देश्य। तो अब आपके पास देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए और कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो चलो पढ़ लेते हैं। पहला बोल रहा है कि विकास में जन भागीदारी। तो भाई ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विकास में जन भागीदारी की बात तो आपके पास पता ही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो आए थे उन्होंने यही तो रिकमेंडेशन किया था। जन भागीदारी ना होने की वजह से 1952 और 1953 में 1952 में जो आपने विकास कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 में जो आपने फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा लाया, ये कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट तौर पे सफलता नहीं मिली थी। उसका कारण था जन भागीदारी ना हो पाना। तो इसलिए तो पंचायती राज लाए। तो पहला आपका सही हो गया। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे राजनीतिक जवाबदेही। अब राजनीतिक जवाबदेही देखिए, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है राजनीतिक जवाबदेही। राजनीतिक जवाबदेही की अगर बात चलेगा बेटा तो यहाँ पर अब आपके पास विकल्प आना चाहिए कि भाई राजनीतिक जवाबदेही मतलब ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं एक हायरार्की ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है। और यहाँ पर आपके पास राजनीतिक जवाबदेही से संबंधित स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तीसरा कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भाई तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो हुआ है, तभी तो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, सत्ता का बंटवारा हुआ है यहाँ पर। ठीक, फिर चौथा कह रहा है वित्तीय संग्रहण, फाइनेंसिंग मोबालाइजेशन। तो भाई ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, वित्तीय संग्रहण नहीं होता। हाँ, ये बात एक अलग है कि राज्यपाल के पास यह अधिकार होगा कि अगर आप देखोगे तो वो वित्तीय सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय तौर पर यहाँ पे राज्य वित्त आयोग से इन्हें वित्त मिलेगा, वो बात एक अलग है। ठीक है, तो आपके पास पहला और तीसरा सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से अगर हम देखेंगे तो कौन सा आएगा आपके पास, ए नहीं आ सकता, बी नहीं आएगा बेटा, सी नहीं आएगा। डी फॉर डॉग की ओर हम बढ़ते हैं। क्या हमारा डी फॉर डॉग में 1 और 3 आता है क्या, उसे देख लेते हैं। तो देखिए डी फॉर डॉग में 1 और 3 हमारा आ गया। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है बोला है। भारतीय शासन बोल दीजिए, माफ करिए, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, कौन सी एक विशेषता नहीं है। पहला बोल रहा है वैधानिक स्थिति। भाई तो वैधानिक स्थिति तो दिया गया है।
आप 73वां संविधान संशोधन उठा लीजिए, जिसमें कि 1992 1993 में लागू हुआ, तभी तो आपके पास भारतीय संविधान का भाग 9 जोड़ा गया। फिर 11वीं अनुसूची में आपके पास 29 विषय दिए गए, तो पहला तो आएगा, लेकिन उसने बोला नहीं चुनना है, इसलिए हम इसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। फिर बोल रहे हैं स्थानीय समुदाय की भागीदारी, भाई जन भागीदारी को भी तो बढ़ावा दिया है, तभी तो ग्राम स्तर के लोगों को शक्ति का बंटवारा किया गया है, तो ये भी है, लेकिन हमको बोल रहे हैं नहीं वाला, तो बी मत चुनिए। डी देखो, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, तो भाई कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की कुछ शक्ति इनके पास होती है, तो लेकिन वो बोला नहीं चुनो, तो डी कटा। ठीक, क्या बोल रहा है, केंद्रीय नियंत्रण, भाई केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, लोकतांत्रिक है, मतलब कि यहाँ पर बंटवारा हुआ है शक्ति का, तो आपके पास यही आंसर आएगा, नहीं है वाला, की फॉर कैट। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया बेटा? फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। अभी 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, चारों विकल्प में से अब हमें एक सेलेक्ट करना होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है, ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना। भाई प्रतिद्वंदिता को बढ़ाने से संबंधित तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमें करेक्ट नहीं लग रहा है। सेकंड बोल रहा है चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट। और ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, हाँ ये एग्जैक्ट लग रहा है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं, तृणमूल लोकतंत्र। अभी मैंने बताया था ना, ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र, मतलब कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, बंटवारा करना। तो यस, आंसर इज सी फॉर कैट माय डियर, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया ये बात? क्या आएगा? ठीक, अब इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्यों की अगर मैं बात कर दूं, तो अन्य तथ्यों की अगर हम बात करेंगे तो आप ये याद रखोगे कि यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है। भाई आपको, जैसे कि मैंने बताया था, आप चले जाइए 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में भाग 9 जो जोड़ा गया, उस भाग 9 में जो 243 से 243 ओ तक का अगर आप जाओगे, तो वो उन पूरे अनुच्छेदों को आप पढ़ लीजिएगा, तो ये आपके पास क्लियर हो जाएगा बेटा, ऐसे प्रश्नों को हल कर पाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है यहाँ पे देखिए, हाँ, और ये विकेंद्रीकरण किया गया, तभी तो आप जानते हो ना कि ग्राम सभा के जो लोग हैं वो अपने स्वयं के विकास के लिए नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, इसलिए तो विकेंद्रीकरण आया आंसर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये लीजिए। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अब 4 विकल्प दिया गया। पहला बोल रहा है इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। भाई ये तो बात सही, 3 श्रेणियां होती है, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। सेकंड बोल रहा है इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। हाँ, तभी तो 29 विषय दिए गए 11वीं अनुसूची में। फिर बोल रहा है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी बात सही है। अब ये बात कैसे सही है, इसके लिए आप कहाँ जाओगे, तो आप भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जाओगे, तो आपके पास वहां पे दिखाई देगा अनुच्छेद 243 ग, 243 ग। उस 243 ग के अंतर्गत आप देखोगे तो राज्य का जो विधान मंडल है वो विधि के माध्यम से जिला स्तर की परिषदों में वहां के सांसदों को सदस्य के तौर पर वहां रख सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 243 ग। तो भाई आपके पास तीसरा भी सही हो गया। अब तीसरा सही हो गया तो डी फॉर डॉग, आप देख लो बेटा क्या दे, इनमें से सभी सही हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी फॉर डॉग, इनमें से सभी सही है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन मैं दे ही दिया हूं, इसलिए ज्यादा इससे सोचने की और आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और प्रश्न हम देखते हैं बेटा, क्या बोल रहा है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो क्या कहा, कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। अब पहला हम पढ़ लेते हैं, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। युगों से क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब आप ऋग्वेद का अध्ययन करोगे तो ऋग्वेद में जो काफी प्राचीन है उसमें आपको सभा और समिति मिलेगा। तो सभा जो होता था ना, वो कुलीन वर्ग होता था जो कि राजा महाराजाओं की एडवाइस देता था, और समिति उससे नीचे वाले। तो भाई सभा और समिति तो मिल रहा है पंचायत के तौर पर, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है भाई। लेकिन उसे बोला सही नहीं है, तो अब इसको मत चुनो। फिर बोल रहा है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से लागू हुआ, तो ये रॉन्ग है भाई, 15 अगस्त 1993 नहीं है, 24 अप्रैल 1993, तभी तो आप 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हो। ठीक, देखो यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, तो बात बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय है, ग्राम, खंड और जिला स्तरीय, तो ये भी हम नहीं चुनेंगे।
क्यों नहीं चुनेंगे? क्योंकि हमको सही नहीं है चुनने बोला। तो हमारे पास जो विकल्प आ जाएगा बेटा वो बी फॉर बॉल आ जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। डी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी में इसके तहत महत्व को बढ़ाया गया। हाँ, क्योंकि 243 जी के अंतर्गत आपके पास उत्तरदायित्व और शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिनके विषय आप 11वीं अनुसूची से ले सकते हो। तो हमको सही नहीं है चुनने बोला था, तो डी भी आप नहीं चुनोगे, तो आप बी फॉर बॉल को चुनोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये लीजिए आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न ये कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प दिए गए। पहला बोला कृषि उत्पादन को बढ़ाना, द्वितीय बोल रहा है रोजगार को बढ़ाना, तृतीय कह रहा है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, और चतुर्थ कह रहा है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना। भागीदारी के लिए योग्य बनाना। भैया अभी तो मैंने बताया था ना, इसका प्रमुख उद्देश्य के तौर पर हमें यह दिखाई देता है कि हम जन भागीदारी को बढ़ाएं। जन भागीदारी को बढ़ाने की ही बात तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में कहा था, जिसके रिपोर्ट 1958 को रिकमेंडेशन को मान लिया गया। तो डी फॉर डॉग इज योर आंसर माय डियर। दिस इज ओके। तो ये था हमारा आज का सीरीज का तीसरा लेक्चर या चौथा लेक्चर। ऐसी सीरीज को लेकर के मैं आता रहूंगा। अगर आप ऐसे लेक्चर्स को और बेहतर तौर पर हमारे एकेडमी की तरफ से और भी बाकी विषयों को चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।